गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर लॉस्ट चाइल्डहुड। क्लियर है बच्चों? इसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने साहिब आलम की स्टोरी को अच्छे से डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका टाइटल है आई वॉन्ट ड्राइव अ कार। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं मुकेश नाम के लड़के की एक कहानी, जो क्या बनना चाहता है बच्चों? एक मोटर मैकेनिक वो बनना चाह रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वो क्या कहता है कि मैं अपना खुद का आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन मास्टर, यानी कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता और मैं अपना मास्टर खुद बनना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब ये बात यहाँ पे क्यों कही जा रही है, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए क्योंकि लास्ट जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें जो साहिब आलम था बच्चों, वो लास्ट में क्या हो जाता है, एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है। यानी कि हम ये जान पाते हैं कि शुरुआत में भले ही वो अपना मास्टर खुद था, ही वॉज ही हैज अ फ्री विल, बट एट द एंड ही वॉज वर्किंग फॉर समबडी एल्स, लेकिन वो दूसरों के लिए काम करने लग जाता है। वहीं पे मुकेश ऑन दी अदर हैंड वो कहता है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं खुद अपना मास्टर बनूंगा। इस पे जो ऑथर है अनीस जंग, वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, पर तुम कार्स के बारे में कुछ जानते भी हो? उस पे मुकेश कहता है कि यस, मैं कार चलाना सीखूंगा। और ये बात सुनकर के अनीस जंग को ऐसा लगता है, ऑथर को ऐसा लगता है कि ये एक क्या है, एक मिराज है, एक झूठा ड्रीम है जो कि मुकेश देख रहा है, क्योंकि कार चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है उसके लिए, वहां तक पहुंच पाना। क्योंकि वो कहाँ रह रहा है बच्चों? तो हम जान पाते हैं कि वो फिरोजाबाद नाम की एक जगह में रहता है, और ये जगह इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। किसके लिए? बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए। यहाँ पे हर फैमिली सिर्फ और सिर्फ यही काम करती है, जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती आ रही है। उनका चूड़ियां बनाने का, कांच की चूड़ियां बनाने का काम है। और हम यहाँ पे आकर के ऑथर को ऐसा फील होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया की सारी चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बन रही हैं, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा ये काम चल रहा है। सभी लोग इसी काम में इन्वॉल्व हैं, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, फीमेल हो गई, लेडीज हो गई, इवन यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी बच्चों इस काम में लगे हुए हैं। जिसको कि जो ऑथर है वो क्या बताती हैं? इलीगल बताती हैं कि इतनी कम एज में इन बच्चों को क्या किया जाता है, फर्नेसेस में डाल दिया जाता है, इन भट्टियों में झोंक दिया जाता है चूड़ियां बनाने के लिए। जिस वजह से इस फर्नेस से जो गैस रिलीज हो रही है, इतनी हाई टेम्परेचर में इन्हें काम करना पड़ता है, ऐसी हार्श कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहाँ पे इनके बीमार होने का खतरा भी है, बैड हेल्थ कंडीशंस हैं, और इनकी आंखें वगैरह भी बच्चों लाइट के एक्सपोजर से खराब हो जाती हैं। ठीक है, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। इसे इलीगल बताया गया है क्योंकि इट कम्स अंडर द एक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अंडर ये आता है, बाल मजदूरी के अंडर। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं दिया जा रहा कि इसको रोका जाए। अगर कंसर्न अथॉरिटीज भी हो सकता है शायद यहाँ पे मिली हुई हैं, उन्हें भी वो सब चीजें जानती हैं, बट कुछ भी एक्शन नहीं ले रही हैं। ठीक है, तो मुकेश को देख के ऑथर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुकेश इकलौता बच्चा नहीं है जो ऐसी फर्नेसेस में, फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। यहाँ पे करीबन अराउंड 20,000 चिल्ड्रन हैं जो इन गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को, खासकर अपनी आईज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर मुकेश ऑथर से कहता है कि मैं आपको अपना घर दिखाने ले जाता हूँ, जो कि क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, मतलब फिर से बन रहा है। और फिर ऑथर मुकेश के साथ उसके घर में जाती है। घर में जाते हुए जिस रास्ते से वो गुजरते हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए ऑथर कहती हैं कि वो गलियां कैसी थी, बहुत ही बदबूदार गलियां थी, चोक्ड विद गार्बेज। हर जगह नालियों में कूड़ा फंसा हुआ था, इधर उधर कूड़ा कचरा फेंका हुआ था, बहुत ही गंदा वहाँ की हालत थी। सैनिटरी कंडीशंस बहुत ही बैड थी। और वहाँ पे बच्चों क्या था, बहुत ज्यादा छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे थे, बहुत छोटे छोटे घर थे, टेम्पररी हाउसेस बनाए हुए थे, जहाँ पे बहुत सारे टूटे फूटे दरवाजे। उन घरों में ना तो कोई विंडोज थी, ना कोई वेंटिलेशन का कोई साधन था। क्राउडेड थी बहुत ज्यादा, मतलब एक ही छोटे से कमरे में बच्चों 8-8 10-10 लोग रह रहे थे। ठीक है, इस तरह की कुछ वहाँ की हालत थी। और उनके साथ इंसानों के साथ साथ एनिमल्स भी साथ में को एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि जानवर भी उनके साथ ही रह रहे थे। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशंस थी उस एरिया की। और फिर बताते हैं कि वो एक दरवाजे के सामने आके रुकता है। उस दरवाजे को मेटल का वो एक डोर होता है, उसको बच्चों वो क्या करता है, किक करके खोलता है। और फिर हम ये सब लोग उस
घर में एंटर हो जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. वो देखती हैं जैसे ही उस रूम में एंटर होती हैं कि एक कोने पे क्या होता है, डेड ग्रास यानी कि बच्चों जो जिसे हम भूसा बोलते हैं, जो घास घास सूख करके भूसा बन जाती है, वो रखी हुई है और उसको यूज किया जा रहा है क्या, एज अ फायर, एज अ ईंधन उसको यूज किया जा रहा है खाना बनाने के लिए। किसमें बच्चों, फायरवुड, फायरवुड स्टोव में। ऊपर से स्टोव लगा रखा है जहां पे उसको चूल्हे में, एक तरह से आप कह समझ सकते हैं कि चूल्हे के नीचे जलाने के लिए इन भूसे का यूज किया जा रहा है। और उस भूसे के ऊपर क्या रखा हुआ है, जो चूल्हे पे क्या रखा हुआ है, एक लार्ज वेसल, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसपे क्या बन रही है बच्चों, स्पाइनच यानी कि सरसों का जो साग होता है, पालक का जो साग, सॉरी पालक का जो साग है वो बन रहा है। On the ground, in large aluminium platters are more chopped vegetables. और अगर ग्राउंड में हम देखें तो एक एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन हैं जिन पे क्या रखी हुई है, सब्जियां काट कर रखी हुई हैं। चॉप्ड का मतलब है काट कर रखी हुई है। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. और एक छोटी सी लड़की और बहुत ही दुबली पतली कमजोर लड़की क्या कर रही है, सबके लिए खाना बना रही है। मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए वो खाना बना रही है। थ्रू eyes filled with smoke she smiles। और क्योंकि वो खाना कैसे कंडीशन से बना रही है बच्चों, भूसे का इस्तेमाल करते हुए उसको आग लगा के खाना बना रही है, तो उससे क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट होता है, ठीक है, धुआं निकलता है। और जो वहां पे खाना बना रहा होगा उस धुएं के पास होगा, उसकी आंखों में क्या होता है, स्मोक भर जाता है। उस वजह से बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है, खांसी होती है, और साथ ही साथ आंखों से क्या होता है, आंसू वगैरह भी निकलते हैं। लेकिन स्टिल इस सब के बावजूद वो ऑथर को देख के क्या करती है, स्माइल करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है, तो मेहमान को हमेशा हम क्या करते हैं, स्माइल के साथ उसका स्वागत करते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ये औरत कौन है, ये लेडी कौन है, ये मुकेश, जिस बच्चे के साथ ऑथर वहां पे आई है, उसका जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. और वो एज में कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बच्चों, बहुत छोटी एज की है, लेकिन स्टिल इतनी कम उम्र में उसने किसका चार्ज उठा लिया है, एक बहू का, घर की बहू का जो जिम्मेदारी है वो उसने अपने कंधों पे उठा ली है। और वो उस घर की डॉटर इन लॉ है, यानी कि जिसे हम बहू कहते हैं इंडिया में। और ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो इंचार्ज है यानी कि 3 मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। कौन कौन बच्चों, एक मुकेश हो गया, एक मुकेश का बड़ा भाई जो कि उसका हस्बैंड भी है उस औरत का, और मुकेश के फादर का। तो इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उस लेडी के ऊपर है, उनको खाना बना के खिलाना और उनकी देखभाल करने का। और बाकी जो तीनों मेन हैं ये क्या काम करते हैं, ये फर्नेसेस में जाके, फैक्ट्री में जाके चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, इन लोगों का वो ख्याल रखती है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। और जैसे ही ओल्डर मैन यानी कि मुकेश के फादर एंटर करते हैं उस कमरे में, तो वो क्या करती है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, यानी कि जो दीवार थी वहां पे, वो जो टूटी हुई है उसके पीछे जाकर के खड़ी हो जाती है, ठीक है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, यानी कि व्हील का मतलब यहाँ पे है बच्चों, जिसको हम कहते हैं पल्लू जिसे कहा जाता है, या फिर पर्दा जिसे कहा जाता है, जो सर पे घूंघट जिसे कहा जाता है, उसको अपने फेस पे से ढक लेती है, फेस को ढक लेती है उससे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अब। एज कस्टम डिमांड्स, daughters-in-law must veil their faces before male elders। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये कस्टम है इंडिया का, कस्टम यानी कि रिवाज है इंडिया का, कि यहाँ की जो महिलाएं होती है, खासकर अगर वो बहुएं हैं, तो वो अपने एल्डर्स, अपने से बड़े मेल एल्डर्स यानी कि पुरुष जो उनसे बड़े होते हैं उनके सामने क्या करती हैं बच्चों, अपने उसको क्या कहते हैं आप, घूंघट को ओढ़ती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर। लेकिन इस केस में जो एल्डर है वो कौन है, इम्पोवरिश्ड यानी कि एक बहुत ही गरीब बेंगल मेकर है, यानी कि मुकेश के फादर की बात हो रही है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस।
ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं है, बहुत लंबे कई सालों से बच्चों वो बहुत हार्ड लेबर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक टेलर, एक दर्जी का काम किया और फिर उन्होंने बेंगल्स बनाने का, चूड़ियां बनाने का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, पर इसके बावजूद भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए, यानी कि घर की मरम्मत नहीं कर पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए पढ़ाई के लिए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, बस वो सिर्फ इतना कर पाए कि जो कला उन्हें आती थी, जिस जो नॉलेज उनके पास था कपड़े सिलने का या फिर चूड़ियां बनाने का, वो नॉलेज उन्होंने अपने दोनों ही बेटों को दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और वो नॉलेज क्या था? चूड़ियां बनाने की कला। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. मुकेश की ग्रैंडमदर यहाँ पे कहती हैं कि ये मेरे हस्बैंड के, मेरे पति की क्या है, कर्म है, उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे या फिर उनकी डेस्टिनी, उनका नसीब ऐसा ही है कि अब वो क्या हो गए हैं, धीरे धीरे ब्लाइंड हो गए हैं बच्चों, मतलब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और रोशनी जाने के पीछे का कारण क्या है? जब बेंगल्स को, ग्लास बेंगल्स को पॉलिश किया जाता है, उसमें से जो डस्ट रिलीज होती है बच्चों, डस्ट जो निकलती है वो जब आंखों में जाती है, एंटर करती है, तो आंखों को क्या करती है? डैमेज कर देती है। इसी वजह से मुकेश के ग्रैंडफादर अपनी आंखों की रोशनी खोते चले जा रहे हैं। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? और फिर वो साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें लाइनेज दे दी है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला आ रहा है कि इनके दादाजी ने ये काम किया, फिर उसके बच्चों ने वो काम किया, और उसके आगे मुकेश और मुकेश के भाई के बच्चे भी यही काम करेंगे, क्या इस लाइनेज को तोड़ा जा सकता है? Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals. क्योंकि हम किस कास्ट में पैदा हुए हैं? क्योंकि बच्चों आपको पता है इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा, जातिवाद बहुत ज्यादा फॉलो होता है, और यहाँ पे वो कौन सी कास्ट में पैदा हुए हैं? बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं। तो दे हैव सीन, उन्होंने इसके अलावा, बेंगल्स के अलावा अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, वो बताती हैं अपने घर में, दूसरों के घरों में, आंगन में, दूसरों के आंगन में, और फिरोजाबाद की हर गली में हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या देखी हैं? चूड़ियां ही देखी है। इतना क्लियर है बच्चों? Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वो कह रही हैं कि यहाँ पे हर तरह की चूड़ियां बनाई जाती हैं, चाहे वो गोल्ड हो, जिस भी कलर की हो। आप रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के जितने भी रंगों से मिलकर आप जो रंग बना सकते हैं, हर प्रकार के रंग की चूड़ियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिन्हें क्या किया जाता है? एक कार्ट में लोड किया जाता है, और उनको जो लोग होते हैं, यंग मैन होते हैं, वो यहाँ से पूरे टाउन में ले जाते हैं। एंड इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers building pieces of colored glass into circles of bangles। और फिर इन ग्लासेस के पीसेस को ये सब बच्चे बैठ करके, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, अपने फादर्स और मदर के साथ मिल करके क्या करते हैं? उनकी वेल्डिंग करते हैं बच्चों। वेल्डिंग करके उनको एक जैसे कांच के टुकड़े, उनको वेल्ड कर करके, जोड़ जोड़ करके कैसे बनाई जाती है? गोल एक सर्कुलर बैंगल तैयार की जाती है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और अंधेरे में, ऐसी भट्टियों में काम करते करते उनकी आंखों ने अपने आप को अंधेरे के लिए अडेप्ट कर दिया है, और बल्कि बाहर की रोशनी में वो कम रहते हैं, और पूरे दिन भर फैक्ट्रीज के अंदर अंधेरे में वो ज्यादा रहते हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसलिए ये सभी बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को क्या कर देते हैं? खो बैठते हैं। किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे काम करने वाले सभी बच्चों की बात हो रही है। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil,
हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। वहीं पे वो एक लड़की को देखती है बच्चों, सविता, जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और वो भी क्या कर रही है, ग्लासेस को मोल्ड करके बेंगल्स बना रही है और उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे हैं जैसे लग रहा है जैसे कि ऑटोमेटिकली मैकेनिकली उसके हाथ फिक्स हो रखे हो, उसको आदत पड़ रखी हो कि कैसे कैसे बेंगल्स बनानी है। और ऑथर जो है वो अपने मन में ये सोचती है कि क्या इस लड़की को, छोटी बच्ची को इतना भी पता होगा कि जो ये बेंगल्स बना रही है आखिर उनकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर वो खुद बताती हैं कि ये क्या होती हैं बच्चों, जो चूड़ियां हैं इंडियन कल्चर में इंडियन वुमेन का क्या कहलाती हैं, सुहाग कहलाती हैं। और जो मैरिज का सिस्टम है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। फिर वो ये कहती हैं कि एक दिन सविता भी, थोड़े दिनों बाद इसकी भी शादी हो जाएगी, व्हेन शी विल गेट मैरिड। उसके सर पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, एक तरह का ड्रेप्ड व्हील, उसे भी अपना घूंघट ओढ़ना पड़ेगा और उसके हाथों में क्या होगी, मेहंदी होगी और उसने भी ये जो बेंगल्स हैं वो पहन रखी होंगी और तब जाके शी विल रियलाइज कि जो बेंगल्स बनाया करती थी वो आखिर किस काम आती है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और फिर वो भी एक क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। और उन्हीं की तरह जो ओल्ड वुमेन उसके बगल में बैठी हैं, जो भी अपने जीवन में कभी बहू बनी थी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उन्होंने भी अभी तक अपने हथेलियों में, कलाइयों में क्या पहनी हुई है, बेंगल्स पहनी है, बट नो लाइट इन हर आईज, पर उनकी आंखों में अब कोई भी चमक नहीं है, यानी कि अब वो देख नहीं सकती है। और हम जानते हैं बच्चों वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फर्नेसेस ऑफ बेंगल फैक्ट्रीज। एक वक्त से बाहर हर खाना भी नहीं खाया, और वो क्या कह रही हैं कि एक वक्त से पेट भर खाना भी नहीं खाया, मतलब जब से उन्होंने होश संभाला है उन्होंने कभी भी फुल स्टमक खाना नहीं खाया है। तो इस हिसाब से वहां गरीबी की यह हालत है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, He has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने एक फुल मील आज तक उन्हें नसीब नहीं हुआ है. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. उनका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैं बेंगल्स बनाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं जानता हूँ. All I have done is make a house for the family to live in. और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में क्या किया है कि अपने परिवार के लिए एक घर बनाया है जिसमें हम रह सके. क्लियर है बच्चों यहाँ पे? आगे देखेंगे स्टूडेंट्स. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब जब वो बूढ़े व्यक्ति इस तरह से कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में बेंगल्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है और मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर पाया हूँ कि अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ, तो उन्हें सुन करके ऐसा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने बाकी लोगों के मुताबिक तो कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में, ठीक है, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाए. और वो क्या चीज़ है, उन्होंने अपने परिवार के सर पे एक छत प्रोवाइड कर दी है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और जो ये आवाज है, आप हर घर में जाएंगे फिरोजाबाद की, वहां पे आपको सुनने के लिए यही मिलेगा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ और कर सके, यानी कि पढ़ाई लिखाई करके दूसरा प्रोफेशन चूज कर सके या फिर कुछ और बिजनेस या छोटा मोटा कुछ भी काम कर सके. इतने पैसे उन लोगों के पास नहीं है. उन्होंने बेंगल्स बेच बेच के सिर्फ इतना ही पैसा कमाया है कि बच्चों वो अपने सर पे एक छत ला सकें, वो भी एक टेम्पररी घर बना करके. और ये परेशानी हर घर में आपको दिखने के लिए मिलती है. और सिर्फ उनके पास इतना पैसा है, दैट इज इनफ टू ईट, कि वो सिर्फ अब 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं. द यंग मैन echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और यानी कि यहाँ पे जितने भी यंग मैन हैं, यानी कि नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब भी क्या है बच्चों, वो भी यही काम अपने एल्डर्स को ही फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि उनके बड़े लोगों ने जो काम किया बेंगल्स बनाने का, वो लोग भी उसी को फॉलो कर रहे हैं. और इतना समय हो गया है, गुजर गया है, लेकिन फिरोजाबाद में आज भी चीजें वैसी की वैसी हैं और कोई भी नया इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहा. सबके जो ड्रीम्स हैं, हम कह सकते हैं सपने हैं, वो क्या हो चुके हैं, दे हैव बीन किल्ड, वो मर चुके हैं. कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता कि इस जो जंजाल में वो फंसे हुए हैं बेंगल मेकिंग के, उससे बाहर निकल सके.
बल्कि ऑथर पूछती भी है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आप लोग मिलके अपनी खुद की ही एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं, ताकि आप कोई बेंगल्स दूसरों को ना बेच करके आप खुद इसे बेचने लगे। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। ये सवाल जो ऑथर हैं वो कुछ यंग लड़कों के ग्रुप से पूछती हैं कि तुम लोग इतने जवान हो, तुम लोग और एजुकेटेड भी हो, नए जनरेशन से भी बिलोंग करते हो, तो तुम अपने फोर फादर्स की तरह, अपने पूर्वजों की तरह इन मिडलमैन के चंगुल में क्यों फंसे हो। मिडलमैन क्या होता है बच्चों, जैसे ये लोग बेंगल्स बना रहे हैं और ये मार्केट तक जा रही है, तो बीच में जो लोग हैं जो बीच में इनसे बेंगल्स ले लेते हैं और आगे मार्केट में देते हैं, तो वो कहलाते हैं बच्चों मिडलमैन। और मिडलमैन यहाँ पे सारा मुनाफा कमा रहे हैं, वो इनसे बहुत सस्ते दामों में बेंगल्स को लेते हैं और बाहर मार्केट में अच्छे दामों में बेचते हैं। तो ये बेचारे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो उसी के लिए अनीस जैन कहती हैं कि तुम लोग इस मिडलमैन की ट्रैप में यानी कि जाल में क्यों फंसे हो। उन्होंने तुम्हारे फादर्स फोर फादर्स को तो फंसाया क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उतने मॉडर्न नहीं थे, लेकिन तुम इससे बाहर निकल सकते हो, तो तुम क्यों नहीं निकलते। इस पे वो जवाब देते हैं, even if we get organized we are the ones who will be hauled up by the police, कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर लें, एकत्रित भी कर लें, लेकिन फिर भी जो एक्शन लिया जाएगा वो मिडलमैन पे नहीं लिया जाएगा, बल्कि पुलिस हमें ही पकड़ेगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हम पे कुछ ना कुछ आरोप लगा दिए जाएंगे कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और हमें मार पीट के जेल में डाल दिया जाएगा, जबकि हम सही काम कर रहे हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently, और उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है जो इनकी इस बात को आगे तक ले जा सके, सरकार के सामने उठा सके, अथॉरिटीज के सामने ले जा सके उनकी परेशानी को। Their fathers are as tired as they are, उनके फादर्स और वो पूरी तरह से थक चुके हैं अब ये काम करते करते। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों के थ्रू ही इस चीज को जाहिर करते हैं। उनकी बातें पूरी स्पाइरल की तरह घूमी हुई हैं, और वो क्या घूम रही हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी की बातें होती हैं, एपैथी की बातें होती हैं, ग्रीड, लालच और इनजस्टिस, नाइंसाफी की बातें ही होती हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, और जब मैं इनकी कहानी सुनती हूँ तो मुझे दो दुनिया आज सामने सामने दिखाई देती हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, कि एक परिवार है जो गरीबी में और इस स्टिग्मा, कास्ट का जो स्टिग्मा है, इसमें फंस चुका है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और इन साहूकारों के विशियस सर्कल में भी ये फंस चुके हैं। और ये बच्चों पुलिसमैन के पास भी जाके अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब मिले हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये बच्चे इस बोझ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और बेंगल बनाने के अलावा कुछ भी काम करना उनके लिए क्या है, एक डेयर का काम है। ठीक है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन द मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैं ये जो चिंगारी है ये मुकेश की आंखों में देखती हूँ कि वो इस बिजनेस से बाहर निकलना चाहता है, बेंगल मेकिंग के सिस्टम को ब्रेक करके एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और मैं उससे कहती हूँ कि गराज तो बहुत दूर है, तो वो क्या कहता है कि मैं वॉक करके वहां पे चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो हैव अ ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, फिर वो कहती हैं कि तुम क्या प्लेन भी फ्लाई करना चाहते हो, अपने जीवन में जहाज उड़ाना चाहते हो। उस पे वो सडनली साइलेंट हो जाता है और नो कहता है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि ये चीज उसके रीच से बहुत ज्यादा बाहर है। वो ज्यादा से ज्यादा कार तो चला सकता है, लेकिन प्लेन नहीं फ्लाई कर सकता। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अपने कार्स चलाने के ड्रीम तक ही क्या है बच्चों, कंटेंट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिर हमें कहता है कि वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ कार्स ही देखी है, फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन्स बहुत ही कम गुजरते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे द लॉस्ट चाइल्डहुड फिनिश हो जाता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।